नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। संसद में बजट पर चर्चा का तीसरा दिन था और विपक्ष लगातार हमलों की बौछार कर रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है। किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि बजट सत्र में बजट के मुद्दे को लेकर बाकी हर मुद्दे पर बात हो रही है। विपक्ष ऐसे मुद्दों पर बहस कर रहा है जिससे सरकार को घेरा जा सके। बजट से इन बातों का कोई लेना देना ही नहीं है। विपक्ष पीएम मोदी को गाली दे रहा है। बिहार में भी हंगामे का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने ही बयान को लेकर विवाद में घिरे हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की, इसे लेकर हंगामा हो रहा है। हंगामे ने विवाद का रूप ले लिया है और इसी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। अब बताइए, मुख्यमंत्री तो महिला विरोधी है, महिला को तो सम्मान देना चाहिए। दिल्ली टू बिहार हंगामा जारी। सदन में मोदी को गाली, विपक्ष के हाथ इतने खाली। नीतीश का विवादित बयान, सियासी घमासान। मौसम खराब या माहौल बना रहा विपक्ष। बजट के बाद लोकसभा और राज्यसभा का माहौल गर्म है। विपक्ष बजट को भेदभावपूर्ण बता रहा है और लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। वहीं सरकार भी जमकर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। वहीं बिहार में भी हंगामे का दौर जारी है। नीतीश कुमार एक बार फिर अपने ही बयान को लेकर विवादों में फंस गए हैं। लेकिन पार्लियामेंट में गाली बड़ी बात है, बड़ा आरोप है। पार्लियामेंट में गाली का इल्जाम, और गाली भी किसको? प्रधानमंत्री को। किसने बताया? मंत्री ने बताया कि विपक्ष के लोग मोदी जी को गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने ये काम किया, किस प्रधानमंत्री को गाली दी। किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। पार्लियामेंट में पहले भी गाली दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली का इल्जाम ये पहली बार हो रहा है। बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे, अच्छा से आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सबने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का तीसरा दिन था। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वजह बनी नीतीश कुमार की महिला विधायक पर टिप्पणी। असल में नीतीश कुमार जब विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष आरक्षण को विरोध कर रहा था। अपने भाषण के दौरान नीतीश बार बार विपक्ष के विधायकों से अपील कर रहे थे कि एक बार पूरी बात सुन लीजिए। इसी दौरान वो विरोध कर रही आरजेडी विधायक रेखा देवी पर भड़क गए और गुस्से में आग बबूला होकर सीएम ने आरजेडी विधायक से कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं। बोल रही हो फालतू भाषा। इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ? नीतीश के बयान देते ही विधानसभा में हंगामा मच गया। विपक्ष नीतीश पर हमलावर हो गया। आरजेडी विधायक रेखा देवी का बयान सामने आया। देखिए मुख्यमंत्री जी, हम लोग आरक्षण के मुद्दा पर प्रदर्शन कर रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसी पर मुख्यमंत्री ने भड़क गए कि महिला आ गई है, कैसे आ गई, क्या जानती है, कुछ जानती है? अब बताइए, मुख्यमंत्री तो महिला विरोधी है, महिला को तो सम्मान देना चाहिए। महिला ही सब कुछ है। बिहार टू दिल्ली हंगामा जारी है। दोनों जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। संसद में बजट सत्र को लेकर तो बिहार में आरक्षण को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा।
लेकिन इस बीच किरण रिजिजू के आरोप और नीतीश कुमार का बयान मानो टर्निंग ट्विस्ट साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। अब बताइए, मुख्यमंत्री तो महिला विरोधी है, महिला को तो सम्मान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से चल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी से संजय चक्रवर्ती, राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनोज लाल दास मनु जेडीयू से हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ जाएंगे। आसिफ साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। भाई, किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है और बजट को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए उसे छोड़कर विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बजट पर चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए, प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल पूछिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली लगेगी। अब सवाल पूछना भी सरकार से गाली हो गया है। आप सरकार से पूछा जा रहा है आपने बजट किस तरीके से दिया, आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देकर जो आपने अलग से पैकेज दिया वो क्यों दिया। बिहार से अलग कट कर जो नया राज्य बनाएगा झारखंड, जिसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए आपने वहाँ पर कोई अलग से कुछ नहीं दिया। दूसरा, आपने आंध्र प्रदेश को अलग से एक पैकेज दिया, लेकिन तेलंगाना एक छोटा राज्य बना आंध्रा से निकलकर, लेकिन वहाँ आपने इसलिए नहीं दिया, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पैसा खर्च किया जहाँ उन्हें डर है कि ये लोग मेरी टांग पकड़ के न खींच ले और सरकार ना गिर जाए। अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री को गाली दी गई। प्रधानमंत्री से पूछते हैं रोजगार को लेकर आपने क्या किया, आपने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों को, के उन नौकरियों पे आपने क्या किया। 10 साल हो गए आपको, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री के लिए गाली है। देश के अंदर महंगाई की चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो, वो सरकार से सवाल पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी सवाल पूछा जाए, वो प्रधानमंत्री के लिए गाली है। अब ये सारी चीजें प्रधानमंत्री को गाली लग रही है, जो देश की जनता की सबसे मूल समस्या है। आज नौकरी सबसे बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री से नौकरी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री को गाली देती। ये ऐसा क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव के बाद में जो जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी विपक्ष उठाता है, भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के लिए गाली लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को हमेशा से देश विरोधी लोगों की विचार किया। जिस तरीके से हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर प्रज्ञा ठाकुर के बयान किस तरीके के होते थे, किस मुकदमे के अंदर वो थी, वो सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा, ये सबको मालूम है। तो ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आते हैं, हमने देखा पिछली संसद के अंदर रमेश बिदुड़ी जी के बयान सुनने लायक नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने उनका विरोध नहीं किया। कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, परवेश वर्मा हो, दिल्ली के जज जब कहते हैं इनके खिलाफ एफआईआर हो तो रातों रात उन जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है, और इस बात को तकरीबन 2.5 साल के आसपास हो गया, उनके ऊपर आज तक एफआईआर नहीं होती। ये कौन सी भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है? ठीक है, बजट देश को बताए। आपने बजट को लेकर जो सवाल की, नवीन जी, आपको लगता है कि इस समय स्थिति ऐसी है कि बजट को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है, या वाकई आपको लगता है कि विपक्ष बजट को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है? विशाल जी, देखिए, ऐसा है, बजट से ही हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक बजट पिछले साल आया था जिसमें ये परसेप्शन लिया गया था और ये विजन दिखाया गया था कि ये बजट 2047 तक की तस्वीर खींचेगा। उस खाके के साथ में वो बजट पेश किया गया। अब इस साल जो बजट लाया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस पिछले 2023 के बजट के कंटिन्यूएशन में है या उस पुराने बजट को खारिज करते हुए 2047 की जो बात थी उस बात को खत्म कर दिया गया है और ये एक नया बजट ला दिया गया। दूसरी चीज आती है, जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि साहब बजट पर सवाल करिए, आप बजट में कुछ बोलिए। तो बजट आम जनता को कन्विंस करने वाली बात है, वो आप हो नहीं रही है। जनता के लिए उसमें आपने कुछ किया नहीं है, मिडिल क्लास को कुछ मिल नहीं रहा है, युवाओं के लिए कुछ है नहीं है,
5,000 रुपए आप देते हैं और कहते हैं 500 कंपनियों में हम उनको इंटर्नशिप कराएंगे या आपको अप्रेंटिस कराएंगे। उससे क्या मिल जाएगा? आपके मेट्रो सिटीज में अगर बच्चा कोई जाता है 5,000 रुपए उसे मिलेंगे, उसका रहने खाने खर्चा 20,000 रुपए होगा, तो उसको मिलेगा क्या? और उसके बाद कोई सिक्योरिटी आपकी नहीं है कि वो जब अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेगा, अप्रेंटिस पूरी कर लेगा, तो उसको रोजगार कहां जाएगा, कहां दिया जाएगा? उन्हीं कंपनियों में एडजस्टमेंट होगा। और प्राइवेट कंपनियां क्यों आपकी बात मानेंगी भाई? क्यों मानेंगी? कोई बाध्यता नहीं है उनके ऊपर और होनी भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं अगर आप निजी कंपनियों पर इस तरीके के शिकंजा कस देंगे या आरक्षण को लागू कर देंगे तो व्यवस्था आपकी आर्थिक तौर पर चरमरा जाएगी इस देश की। आप जो निजी कंपनी है उनको निजी तरीके से काम कर रही। तीसरी चीज आती है कि जिस बात को किरण रिजिजू जी ने कहा कि साहब प्रधानमंत्री जी को गालियां दी जा रही हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ना तो कहीं कोई गालियां दी गई हैं, ना ही मुझे लगता है कि बाहर किसी ने कोई पब्लिक फोरम में किसी प्रधानमंत्री जी को गालियां दी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। अब ये नहीं सोच समझना चाहिए एनडीए के लोगों को कि प्रधानमंत्री केवल उनके हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के भी हैं, देश की जनता के भी, जिन्होंने उनको वोट दिया है उनके भी हैं और जिन्होंने नहीं दिया उनके भी हैं। तो ये चीज बहुत समझने की जरूरत है। तीसरी चीज आती है कि आप कम से कम एक्सप्लेन करिए, सदन में आके बताइए कि साहब इस बजट में ये प्रोविजन। देखिए, जिस तरीके से सत्ता बचाने के हिसाब से आपने फंड बांटा है और जिस तरीके से फंड किया है, आपने आंध्रा को दे दिया, बिहार को दे दिया, सीमा सटा हुआ राज्य झारखंड है उसको आपने नहीं दिया। उसी तरीके से तेलंगाना की बात हो रही है, उड़ीसा, और उड़ीसा में तो आपकी सरकार है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां जरूरत, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, मध्य प्रदेश है, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, उनको आगे लाने की। दूसरे कुमार जी ने जिस तरीके से उन महिला विधायक के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए। देखिए, आप महिला, कोई भारत में आप सेकंड सिटीजन नहीं है, द्वितीय दर्जे की नागरिकता माताओं बहनों की नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और उनका वक्तव्य यही साबित कर रहा है कि आप महिलाएं, आपको जानकारी नहीं। ये कैसे हो सकता है? इस देश में महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं। ठीक है, ठीक है, आपने महिलाओं तक की, नीतीश कुमार तक का भी जिक्र कर दिया। बजट से एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। खेमचंद जी, किरण रिजिजू आकर कहते हैं प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहा है ये बताते ही नहीं है। खेमचंद जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं फिर से आपको एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। चंचल जी, भाई विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि सीटें बढ़ गई हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि संसद में सिर्फ हंगामा होगा, बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही है। वो ये कह रहे हैं बजट पर आप बात नहीं करते, बाकी सिर्फ उन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं जिससे सरकार को घेरा जा सके, राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। जी बोलिए। देखिए, बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आरोप लगा करके उनको आदरणीय रिजिजू साहब को भी ये बयान जरूर देना चाहिए कौन गाली दे रहे हैं। मैं तो वो देख रहा था, वो दिन मुझसे याद है जब प्रधानमंत्री जी 300 पार के जुनून में एक अकेला कप्पे भारी खिलाए करते, और आज ऐसा हस्र हो गया है कि प्रधानमंत्री ये दूसरे चले थे। खेमचंद जी, चंचल जी, आप दोनों से माफी चाहूंगा क्योंकि दोनों ऑडियो नहीं आ पा रहे मेरे पास। मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से आप दोनों को कनेक्ट करने की। इंदुकांत जी, बजट सत्र में ऐसा क्या हो रहा है जिससे सरकार को लग रहा है कि नहीं साहब गाली दी जा रही है और बजट पर चर्चा नहीं हो रही है? बजट पर चर्चा, और ये कई सारे सवाल विपक्ष ने बजट को लेकर पूछे हैं। जी नमस्कार जी, यदि आवाज आ रही? जी जी जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित तौर पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और डेमोक्रेसी में विपक्ष को राजनीति करने से कोई रोके, ये उचित भी नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो वो भी राजनीति करती थी। अब मुद्दा यह है कि राजनीति किन विषयों पे की जा रही है। और एक फंडामेंटल आपने सवाल उठाया कि गाली प्रधानमंत्री को कौन दे रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर विशाल जी कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री को भरे सदन में कहते हैं कि आप हिंसा उकसाते हैं, आप हिंसा करते हैं, ये क्या किसी गाली से कम है? जब पूरे हिंदू समाज के लिए कोट किया गया था कि राहुल जी ने कहा था हिंदू हिंसक होता है, काफी बवाल मचा देश भर में, तो तुरंत सदन में साफ किया राहुल जी ने, वो भाषण आपको याद होगा
कि नहीं, मेरे कहने का मतलब हिंदू समाज नहीं था, भाजपा हिंसक है, आप हिंसक हैं, आप सभी हिंसा फैलाते हैं, आप सभी नफरत फैलाते हैं। तो गाली शब्द का अर्थ अगर आप शब्दशः जाएं कि गाली गलौज किया गया, बैड नेम्स कॉल किया गया, अगर ऐसा नहीं है, मैंने पूरी कार्रवाई नहीं फॉलो की, लेकिन ऐसा सुनने में नहीं आया कि गाली जो जिसको कहा जाता है आमतौर पर समाज में दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री को कहा जाए या पूरे सदन के सत्ता पक्ष को कहा जाए कि आप हिंसक हैं, ये तो गाली है, मैं समझता हूं। दूसरा, क्या सदन के बाहर दी गई गाली की नहीं दी गई? तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये क्या किसी गाली से कम है? और सीधे प्रधानमंत्री को, जिस देश में नवीन जी कहते हैं प्रधानमंत्री सबके हैं, तो प्रधानमंत्री की कब्र खुदने की बात मैंने तो किसी और बड़े लोकतंत्र में ऐसे नहीं सुना है। अब आते हैं इस बात पर कि सवाल जवाब क्या हो रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष को हमेशा यह सूट करता है कि विपक्ष इसी ढंग की बातें करें और उनकी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही तय ना हो। मैंने तो तमाम विधानसभाओं को कवर किया है, जम्मू कश्मीर से लेके झारखंड तक, दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक, और मैंने संसद की भी कार्यवाही कवर की है। जब सत्ता पक्ष को आप प्रश्नों से और तर्कों से घेरते हैं तो वो निश्चित तौर पर परेशान होते हैं। और एक दौर रहा है जब वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हुआ करते, विपक्ष के बड़े वक्ता थे, चंद्रशेखर जी थे, तमाम बड़े नेता हुआ करते थे, और कांग्रेस भी विपक्ष में रही है, और जब तर्कों से बात हुआ करती थी। लेकिन आज हंगामे, जब से मीडिया, और खासतौर से विशाल जी आप बुरा न मानिएगा, मैंने ये व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया और मीडिया के स्टूडेंट के नाते मैं समझता हूं कि जब से ये कैमरे का मीडिया सामने आया है, डिजिटल मीडिया सामने आया है, नेताओं को ये समझ में आया कि अच्छा भाषण कवर नहीं होगा, गाली गलौज, कुर्ता फाड़ना, कुर्सी फेंकना और सदन के बाहर आकर के हंगामा करना, सदन के भीतर हंगामा करना ज्यादा हमें स्पेस देगा मीडिया में। तो आज वो वही करते हैं। और अगर हम केवल बयान दें नेताओं के और उनके इन हरकतों को दिखाना बंद कर दें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कंस्ट्रक्टिव काम करने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है संजय जी, बंगाल को तो इतना बड़ा हिस्सा मिलता है हर बार ही बजट के एलोकेशन का, फिर भी विपक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब बिहार और आंध्र को मिला है जो मिला है, बाकी तो किसी को कुछ मिला नहीं। जबकि जो भी एलोकेशन होता है वो तो फाइनेंस कमीशन के पास जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से होता है। देखिए, ये जो सरकार चल रही है, हम दो हमारे चार, पहले हम दो हमारे दो थे, अब हम दो हमारे चार हो गया है। दूसरी बात मुझे लगता है कि कल आपने अभिषेक बनर्जी का जो है भाषण 2021 के बाद से जो है हमारे पास जीएसटी का कोई पैसा आया ना, प्रधानमंत्री योजना का पैसा आया ना, खाद्यान्न का कोई पैसा आया, तो हमारे यहाँ तो सब रोक लगी हुई कि किसी तरीके से बंगाल का विकास को रोका जाए ताकि वहां पे जो है अपनी जो है अपनी जड़ों को जमाया जाए। तो ये तो कोशिशें लगातार चल रही है और हर बारी मुंह दिखाते हैं। और ये मैं विशाल जी, मैंने आपके डिबेट में भी आपके बोला हुआ था कि जीत नहीं पाएंगे बंगाल, ये चाहे जितनी कोशिश करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम 3 ऊपर जाएंगे, हम लगभग जो है 29 सीटें आ गई। अगर जो है अधीर रंजन चौधरी के आगे कांग्रेस ने बात ना सुनी होगी तो हम पूरा का पूरा बीजेपी से ऊपर साफ होते। लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं रोज 2-4 किलो गांजा खाता हूँ, तो हमें तो किरण रिजिजू से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, तो गाली वाला अंश कहाँ पे है तो मीडिया है। चलिए ठीक है, खेमचंद जी से पूछ लेते हैं। यही बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि किरण रिजिजू कह रहे हैं गाली दी, कहीं किसने गाली दी, बताइए तो सही। लेकिन आप मीडिया में देखिए, मैं खुद डिबेट्स में देख रहा हूँ जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोला जा रहा है, अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से प्रवक्ता इनके अवैध टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरीके से कि ऐसा लगता है कि भाई वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नहीं है, तो ये शोभा नहीं देता। और इस तरीके की बातें शोभा नहीं। अभी ये टीएमसी के मित्र कह रहे थे कि देखिए बंगाल को इग्नोर किया गया। आपकी हालत यह है कि रेलवे के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए कि पश्चिम बंगाल में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बेटर किया जाएगा, लेकिन आप जमीन तक उपलब्ध नहीं करा पाए, जमीन उपलब्ध कराने में आप सहयोग नहीं कर पाए।
तो आपके हालात तो ये हैं कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, केंद्र सरकार मदद करती है, आप उसको लेने को तैयार नहीं रहते। आप जो पीएम किसान योजना है उसको आपने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। आपने आयुष्मान भारत योजना को ₹1,68,000 करोड़ आप जीएसटी के कब गिरवा रहे? अरे सुन लो भैया, जो फ्री केंद्र जी राशन मैं की आपसे योजना कह रहा है हूँ, आपके उसको भी थ्रू बोल आपने रहा हूँ रोक कि इम्प्लीमेंट करवाया। 1,68,000 आज जो करोड़ केंद्र की कब योजना है उनको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मोदी जी की योजना है पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट हो गई तो पश्चिम बंगाल दीदी के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जो केंद्र की योजना है आप उनको वहां पे आने नहीं देते धरातल में, या फिर उसको रीब्रांडिंग कर लेते हैं, दीदी के नाम से ब्रांडिंग कर लेते हैं। तो जितनी भी योजना है, पॉपुलर योजना आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जन कल्याण योजना है, वो दूसरे स्टेट्स में लागू हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लागू नहीं होने देती। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा बजट है जो भविष्य में हमारे युवाओं को आगे ले जाएगा। जब युवा आगे जाएंगे पूरा भारत विकसित होगा, पूरा भारत आगे जाएगा। इस बजट के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने का काम किया गया है विद स्टेपन। इस बजट में 20 लाख से ज्यादा युवाओं को, हम और आप जैसे युवा जो अभी वर्किंग है लेकिन उनको अप स्किल की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में स्किल्स चेंज हो रहे हैं, जॉब्स चेंज होंगी, नेचर चेंज होगा, बदलाव आएगा, तो वो कंटिन्यूटी में रहें और नए जो जॉब्स आ रही हैं या नए जो स्किल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। इस बजट में किसानों को मजबूत एम्पावर किया गया है, साथ के साथ इसमें प्रोविजन किया गया है कि आप फल और सब्जियों को ठीक है। बजट एलोकेशन को लेकर जहां तक सवाल है वो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ही होता है और जो सिफारिश होती है वो पिछले कई सालों से वैसे ही होता आया है। सवाल सिर्फ इतना था कि बिहार और आंध्र प्रदेश का इनाम विशेष तौर पर बार बार क्यों लिया गया? क्या सरकार उन्हीं के सहारे चल रही है? सरकार बचाने के लिए बार बार इनका नाम लिया जा रहा है? मनोज लालदास मनु हमारे साथ जेडीयू से, उनके पास चलते हैं। मनोज जी, नीतीश कुमार का बयान महिलाओं को लेकर, तुम महिला हो क्या जानती हो, सवाल पूछ रहा है विपक्ष के भाई महिलाओं को लेकर बार बार इस तरह की टिप्पणी नीतीश कुमार की तरफ से क्यों होती है? देखिए, अगर इस टिप्पणी को आप गलत समझ रहे हैं तो उन्होंने कोई महिलाओं का अपमान कर दिया, इस तरह की इस टिप्पणी में कोई बातचीत ही नहीं है। अब बोलने के लिए लोगों को लग रहा है, और जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हो, आप बेल में हंगामा कर रहे हैं, इसको आप अगर जांच करा रहे हैं तो ये तो गलत बात है। मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं, सुनो बात तो सुनना है, सुनो। और उसमें वो महिला वहां बोल रही है, उन्होंने कहा उनको नहीं पता है कि ये सब कोई महिला का अपमानित हो गया। विशाल जी, ऐसा कोई बात नहीं है। आज बिहार के तमाम दीदी मधुमार को देखते कहीं कहीं इस मुद्दे को कहीं पर रखा ही नहीं है, कोई हंगामा ही नहीं। अब विपक्ष को कोई हंगामा करना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर सामने आ गए, तो वही मैं कह रहा कि इस पर किसी भी तरह का भारत के मुख्यमंत्री को चलिए, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री पर इस तरीके के आरोप मत लगाइए। नवीन जी, मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार बार बार इस तरह से घिर क्यों जाते हैं? ऐसा नहीं है कि जो स्कीम्स वो लेकर आ रहे हैं वो महिलाओं के भले के लिए नहीं, कई सारी स्कीम्स है महिलाओं के भले के लिए और बड़ा वोट भी मिलता है उन्हें महिलाओं का, लेकिन जब सदन में खड़े होकर बयान देने की बात आती है बार बार वो मर्यादा क्यों तोड़ते हुए नजर आते हैं? आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने किस तरीके का एक्शन किया था सदन के अंदर, जिसकी बहुत निंदा की गई थी। जिसे रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता, वो कह भी नहीं सकता, शर्म आती है। आप एक चीज देखिए, चुनी हुई विधायक हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, रेखा पासवान जी दलित समाज से आती हैं, आप उनको कह रहे हैं आप महिला हैं, आपको कुछ पता भी है? क्या मतलब है भाई? आप ये बता दीजिए मुझे भाई साहब कि क्या महिला और पुरुष के अंदर नॉलेज में कोई अंतर होता है? भगवान ने कोई अंतर दिया है दिमाग में किसी के? आज की तारीख में नीतीश कुमार जी को ये स्मरणीय रखना चाहिए कि इस देश की महिलाएं साइंस के क्षेत्र में ले लीजिए, विमानन के क्षेत्र में ले लीजिए, नासा के क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। और आप कह रहे हैं महिलाओं को कुछ पता? मैं समझता हूं महिलाओं को हम और पुरुषों से ज्यादा जानकारी है। उन्हें एक स्पेशल जानकारी ये है कि परिवार कैसे चलाया जाता है, उनको ये भी पता होता जो हमें और आपको और नीतीश जी को शायद नहीं पता होगा। मतलब ऐसे ऐसे मौके आप विपक्ष को दे रहे हैं नीतीश कुमार, जिसका कोई औचित्य, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा। जो चर्चा हो रही थी वो अच्छी खासी थी, उसमें से निकलकर ये बात आगे आ गई। खेमचंद जी आवाज पहले नहीं आ पा रही थी, आप दोनों चीजों पर जवाब दे दीजिएगा, बजट पर भी और नीतीश कुमार के बयान जिसे लेकर उन्हें घेरा जा रहा है उस पर भी। जी मुझे एक सवाल का मौका दीजिए। जी जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत था, सबका ऑडियो ठीक करा के मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, पूरा मौका मिलेगा। खेमचंद जी,
आवाज मिल रही है आपको खेमचंद जी? ठीक है, संजय जी। जी जी, मैं खेमचंद जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 16,000 करोड़ के लिए जमीन की बात की जो हमने उपलब्ध नहीं करा है। 1,68,000 करोड़ की जीएसटी के लिए कौन सी जमीन की जरूरत है? कौन सी जमीन की जरूरत है जो जिसको 2021 से रोक के बैठे हुए हैं? किस लिए रोक के बैठे हुए हैं? कौन सी जमीन चाहिए उनको? कौन सी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? केवल सिर्फ और सिर्फ जुमले की बात है। 10 साल से लोगों को जुमला सुना के कान पका दिया। 303 से जो है 240 पे आ गए। मोदी की सरकार की गारंटी से आप जो है एनडीए के सरकार में आ गए, लेकिन लोग सुधरेंगे नहीं है। ये लस्सी जल गई, लोग के ऐठन नहीं गई। केवल सिर्फ आज भी वही जुमले चला रहे। किसी ने कोई गाली दी हो, कोई नहीं गाली हो, तो वो हम कहते हैं ना, उस फुटेज को चला कर दिखा दीजिए तो आप किसी सांसद ने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। अगर हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेगा कोई सवाल पूछना गलत है? क्या ये कंवरिया तरीके से हरकत कर रहे, यही हरकत अगर इसका 10% भी बंगाल में हो गया होता तो पूरे देश के अंदर बवाल मच गया था। हर पूरा का पूरा बंगाल के पीछे पड़े होते। लेकिन आप देखिए कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्री प्लानिंग थी, पहले से ही तो इस प्लानिंग को चलाया गया था कि हिंदू लिखो, कोई मुसलमान लिखो, उनको टारगेट करना था। इसको मारना है, इसको नहीं मारना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, वरना इनकी तो एक कहानी सेटअप थी कि ये क्या करना चाहते थे, वो करने के लिए कामयाब हुए। और जिस तरीके से कांवड़ियों के नाम पे जो कुछ हुए हैं, गुंडों को जो है किसी तरह कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, उनको पुलिस को दी जा रही है। वो चाहे भी जाकर के में लूट ले, वो किसी को भी मार रहे, फल वालों को मार रहे, रिक्शा वालों को तोड़ के उसको पटक मारा है। ये हरकतें मैंने कहा अगर बंगाल में हो गई होती तो ये पता नहीं अब तक बड़ा बात हो चुका होता। ठीक है, चंचल जी। देखिए, सबसे पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कालरा साहब, सिंपल सी बात है जो अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं। ये आपको याद होगा, एक समय था जब प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर के विपक्ष का मजाक बनाया करते थे, एक अकेला सब पे भारी की बात किया करते थे। आज प्रधानमंत्री, विपक्ष की ताकत इतनी मजबूत हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी एक, जैसे जो उनकी हमेशा से आदत रही है, बीजेपी के लोगों को आदत रही है कि मोदी जी को लोग गाली दे रहे हैं, मोदी जी क्या क्या बोलते हैं। चुनाव के दौरान उन्हें न जाने क्या 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 डाला, क्या क्या कहा, देश की जनता ने सुना। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कालरा साहब कि आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए कि इन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैकेज दिया है, उत्तर प्रदेश से आपकी क्या दुश्मनी है भाई? आप बताओ, अयोध्या केवल हार गए इसलिए आपने सोचा कि उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं बजट में लिया गया। और बजट में आप जहां तक आपके डबल इंजन, दोनों इंजन टकरा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कम से कम यहाँ कुछ दे देते। प्रधानमंत्री जी इसी शहर से आते हैं, रक्षा मंत्री इसी शहर से आते हैं, इसी प्रदेश से आते हैं, और हमारे कई सारे मंत्री इसी से आते हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की इनको सुध नहीं ली उन्होंने। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज के समय में जो आप इंडस्ट्री की बात अभी हम लोग कर रहे थे, मैं बता दूं बहुत सारी मेरे जिनको जॉब नहीं मिली है, आईआईटीएंस को इस पास जॉब नहीं है, बीटेक एमटेक की लड़के बेचारे घूम रहे हैं। सरकार ने ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया है। अब जॉब क्या मिल रही है कालरा साहब, बता दूं आपको कि 8,000, 10,000, 12,000 की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिल रही है। अभी आप पता कर लो, इतनी बेरोजगारी इतनी चरम पर है। आए दिन नौजवान साथी हमारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान साथी आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपके याद होगा, शिक्षा मित्र हमारे जो जिन लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सपा शासन में उनको रेगुलाइज करके एक समान वेतन की बात करके उनको वेतन भी दिलवाने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने एन केन प्रकरण जो है उनको ला करके फिर जहां से शुरू हुआ था वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। वहीं पर एक टीचर की सैलरी 55, 60, 70 हजार रुपए, वहीं पे एक टीचर की सैलरी 10,000 रुपए। आप बताओ 10,000 रुपए में क्या पढ़ाई होगी, क्या शिक्षा, क्या देगा वो? लेकिन ये बीजेपी के लोग केवल जो लगी लगाई नौकरी है उसको खत्म कर रहे हैं, जो नौजवान बेरोजगार है उसको नौकरी कोई खुद नहीं है, बजट चिल्लाते रहते हैं। मैं एक मानकी बता देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के हर बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 5 जिलों मेट्रो चलाते हैं, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, बरेली। ये 5 जिलों में हर बजट में 8 बजट पास किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हर बजट में मेट्रो चलाते हैं। आप मुझे बता दो कहीं एक जिले में मेट्रो चलाई हो आपने? तो झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, झांसेबाज लोग हैं। इनका बस केवल एक काम है कि हमें झूठ फैलाना है, झूठ का नैरेटिव गढ़ देना है और जनता में गुमराह करना है। लेकिन मैं बता दूं, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है,
कांच की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती खालसा साहब। और यही हालत है उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से इनका जो चेहरा है वो पूरा बेनकाब कर दिया है कि आप बताओ जो वादे करके जनता के बीच में आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर, 17 स्मार्ट सिटी बनाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और बता दें कि इन्होंने एक भी काम, मैं लखनऊ में बैठा हूं, एक भी काम बीजेपी के खेमचंद के हमारे प्रवक्ता हैं, एक काम मुझे बता दें जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो 7 सालों में, जिसका उद्घाटन किया हो, लेकिन एक भी काम बता नहीं पाएंगे खेमचंद शर्मा जी। ये क्या है? ये वो लोग हैं केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है, आपने कामों की लिस्ट पूछी, उनसे जरा पूछ लेते हैं खेमचंद जी से। जी पूछ लीजिए। आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए अभी कई मित्र बीच बीच में आवाज के कारण मैं सही से बात नहीं कर पाया था, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली टीएमसी के मित्र कह रहे थे कि भाई हमें कहाँ जगह चाहिए। अरे रेलवे को जगह चाहिए, आप जगह प्रोवाइड करें। कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हम सवाल पूछ रहे हैं तो गाली हो गई। सवाल पूछने का ढंग होता है, सवाल पूछिए, कोई मना नहीं कर रहा है। सवाल पूछने का अधिकार आपको है, विपक्ष को है, और पूछने भी चाहिए। लेकिन सवाल पूछने के नाम पे अगर आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, चुनी हुई सरकार को गाली देंगे और आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हारे हो, तीसरी बार हारे हो, आप विपक्ष में हो, विपक्ष का काम करो और सत्ता को सत्ता का काम करने दो, और फिर जनता के बीच में जाके सब हिसाब देंगे। जो सरकार ने प्लान किया है वो सरकार को इम्प्लीमेंट करने दो। आप उसमें जो क्या कमियां हैं, क्या उसमें बेटरमेंट हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव सुझाव दो। एक भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं आया है, सिर्फ नकारात्मक क्रिटिसिज्म आया है। जब बिहार की बात करते हैं, मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप इनके भाषण देखिए, आप इनके घोषणा पत्र को देखिए, आप इनके नेताओं की बातों को देखिए। हर एक नेता कहता था कि बिहार को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलनी चाहिए। जब एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दी तो फिर आपके परेशानी हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इसका इफेक्ट होगा, आने वाले इलेक्शन में जो ये काम होगा या इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वजह से आपको नुकसान होगा, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो। वैसे ही आंध्र प्रदेश में जो सपोर्ट दी गई है कि वहां पे अभी कोई राजधानी नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे हमारा 48 लाख रुपीज करोड़ से ज्यादा का बजट है, और जो बिहार को मदद दी गई है वो मदद तो 1% के आसपास है। ऐसी नहीं है कि भाई 50%, 20%, 10% उठा के बिहार को दे दिया या आंध्रा को दे दिया। जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफेंस का बजट कम नहीं हुआ, डिफेंस का बजट बड़ा है, शिक्षा का बजट बड़ा है, स्वास्थ्य का बजट बड़ा है, और इस समय पर्टिकुलरली फोकस किया गया युवाओं पे, ताकि युवा ट्रेंड हो, आगे बढ़े, जॉब मिले, जॉब क्रिएट हो, और जॉब लिंक इंसेंटिव शुरू किए गए हैं ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो मजबूत हो सके, एमएसएमई सेक्टर ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट के लिए उत्साहित हो सके, और उनको मदद मिले, हैंड होल्डिंग हो, और जो काम धंधा करना चाहते हैं मुद्रा के तहत उनको और काम मिले, और उनको मौके मिले, और उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये बजट अपॉर्चुनिटी की जो एक तरीके से कह सकते हो पिटारा खोलने वाला है आने वाले समय के लिए, हमारे युवाओं को, हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को तैयार करने वाला है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर जिस तरीके से 10 साल में डेवलप किया है वैसे आने वाले समय में डेवलप करने वाला है। हम जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, दूसरी और पहली की ओर हम अग्रसर हों, उसके लिए बहुत अच्छा आसिफ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं खेमचंद जी आपसे, कुछ पूछना चाह रहे हैं आसिफ जी, पूछिए। नीतीश कुमार जी की डिमांड थी विशेष राज्य का दर्जा मिले, पैकेज की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो चिराग पासवान जी ने कहा विपक्ष ने नहीं होने दिया। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया 10 साल से बच्चा हुआ नहीं, पड़ोसी ने नहीं होने दिया। ये क्या बात हो गई? सरकार में आप 10 साल में भाजपा के साथ में नहीं, सरकार में आप खेमचंद जी, पासवान जी, पूरा परिवार साथ है, नीतीश कुमार जी आपके साथ 15 साल में साथ है, ब्लेम लगा रहे हैं कि विपक्ष ने नहीं होने दिया। कम से कम कहने से पहले सोच तो लीजिए हम क्या कह रहे हैं। सवाल नहीं हो गया, तर्क हो गया। मैं तर्क नहीं, वो तर्क था तो वही तो मैंने जवाब दिया ना आपको। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि पड़ोसी ने बच्चा नहीं होने दिया। अब भाई साहब ये बता दिए पड़ोसी ने बच्चा कैसे नहीं होने दिया, वो क्या कर रहे थे उसके अंदर विपक्ष के लोग जो होने नहीं दिया, उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने दिया। नहीं, दूसरी बात आपने कहा एजुकेशन पर आपने बजट बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया? हेल्थ में बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया? आपने हेल्थ में बजट कम किया, एजुकेशन पे आपने कम किया, हर जगह तो आपने बजट कम किया। उत्तर प्रदेश को जब से आप अयोध्या हारे उस दिन के बाद से अयोध्या का नाम लेना भूल गए। बजट से पहले हमेशा सीतारमन जी हो या आपकी सरकार के कोई भी श्री राम जी का नाम लेते थे, अयोध्या हारने के बाद श्री राम का नाम लेना भूल गया। ऐसी नफरत कैसे हो गई आपको अयोध्या से? ऐसा क्या हो खेमचंद जी कि अयोध्या हार के बाद में आप लोगों को श्री राम का नाम लेना छोड़ दिया? जवाब ठीक है खेमचंद जी बोलिए।
देखिए, एक तो ये मित्र को शायद पता नहीं, अनकल तरीके से बातें कर रहे हैं। अयोध्या हम नहीं हारे, अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है। लोकसभा जो अयोध्या का नाम नहीं है, लोकसभा हम हारे हैं। और बार बार अयोध्या को लिंक करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफेम करना चाहते हैं अयोध्या आंदोलन को, सांस्कृतिक आंदोलन को, जो 500 साल की लड़ाई। काइंडली उसको डिफेम करने की कोशिश ना करें। जितने बार आप उसको डिफेम करेंगे, लोगों में टीस होगी, लोगों में आपके प्रति विरोध होगा और आपको और नुकसान होगा। आपको ऐसा क्या हुआ केंद्र शर्मा जी, फाइनेंस मिनिस्टर बार बार जय श्री राम बोलती थी, इस बजट में बोलना भूल गई। देश के प्रधानमंत्री राम जी का नाम लेते थे, अब की बार नहीं लिया उन्होंने। वही तो अयोध्या की हार की तीर आपको दर्शा रही है। आपके अयोध्या से आपको वोट नहीं मिला। अब आप लोगों ने किस तरीके से देखा किस तरीके से अयोध्या के लोगों को आप सब बोल रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या के लोगों के साथ जो अपने बाहर से लोगों को ले जाके बैठा ला, तोड़ की इंदुकान जी, इंदुकान थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं अपनी बात खत्म कर। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देखिए नहीं कांग्रेस की विधवा, उसको विधवा कांग्रेस की बोलते हैं, जिसने अपने पति को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी सास ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसको देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री से पूछे रोजगार कब मिलेंगे, तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली लगती है। नौकरों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को गाली लगती है। अगर ऐसी गाली आपको है, मंच पे सड़क पे खड़े होकर हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। देश को रोजगार चाहिए, महंगाई से बाहर चाहिए। आप इसको गाली माने तो आपको अच्छा लगता माने, लेकिन इससे बाहर आपको नहीं जाने देंगे। आज विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बता रही है किस तरीके से अपने आप को प्रधानमंत्री को गाली देंगे। इससे बड़ा झूठ जी ने बोला है। इंदुकान जी, फाइनेंस मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो बजट आया है, उसने विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इंदुकान जी, ठीक है सर, वो क्लीन बोल्ड हुआ कि नहीं, वो तो हम संसद में सवाल जवाब होंगे तो बेहतर है। बाद में पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी क्लीन बोल्ड हो गए बैसाखियों पे खड़े होने के बाद में। इसलिए विशेष तौर पर आपने बिहार को और आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया। आप ही का सवाल, एक दो सवाल बार बार है कि भाई अगर सबको बजट एलोकेशन बराबर है, हर राज्य को उसके मुताबिक मिला है, तो बार बार बिहार और आंध्र का ही नाम क्यों लिया गया? क्या ये अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए था? इंदुकान मोदी की सरकार एक एक करके सर, एक एक करके आ रहा हूँ। संजय जी थोड़ा सा इंतजार करिए, आ रहा हूँ। इंदुकान जी बोल लीजिए पहले। जी विशाल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब सभी को एलोकेट किया गया तो बिहार और आंध्रा का नाम बार बार क्यों लिया गया? देखिए, यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कई वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो भाजपा के हो चाहे विपक्ष के, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे कोई प्रवचन करने तो आए नहीं, हम राजनीति करने आए हैं। उनको भी राजनीति करनी है, उनको भी आगे चुनाव जीतना है। 2025 में बिहार का चुनाव भी जीतना है और विपक्ष का चूंकि दबाव है और आप सभी जानते हैं, ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि ये गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के स्वयं की बहुमत की सरकार नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दो प्रमुख गठबंधन सहयोगी हैं, उनकी डिमांड थी, अगर सिद्धांततः इन्होंने कहा कि हमें किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है, उन्होंने रिजेक्ट किया एक दिन पहले, और एक दिन बाद ही जो उनके आवश्यक थे बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए चीजें किया। और आप ये देखें कि आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद उसको एक अदद राजधानी की प्रॉपर मदद नहीं की गई, और उसको अगर राजधानी बनाने के लिए मदद करने के लिए उसका नाम लिया गया, तो इसमें क्या अर्थ है? और एक बात मैं और कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैं आसिफ जी को सुन रहा था कि किस तरह से विधवा और विधवा विलाप और किस किस तरह के प्रधानमंत्री ने कहा कोई भी इन चीजों से बचा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामलों में मोदी जी को क्लीन चिट देने के बाद, तमाम आयोगों के क्लीन चिट देने के बाद भी सोनिया जी ने गुजरात में जाके मौत का सौदागर कहा था मोदी जी को। क्या भूल गए आसिफ जी? और इतना ही नहीं, यानी कि सहमत है इस बात से कि उनको विधवा सही कहा गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सही, आप सहमत है इस बात से? आप प्रधानमंत्री के वाक्य को सही साबित करते हैं? नहीं, हाँ ऐसा लगता है आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को देश के प्रधानमंत्री के बयान से सहमत है। उन्होंने सही कहा। तो मैं आखिरी कमेंट है नवीन जी, बजट की बात नहीं कि भाई क्या इस बजट के जरिए कुछ हासिल कर पाई सरकार जो करना चाहती थी, या विपक्ष ने यहाँ पे पॉइंट स्कोर किया? आखिरी कमेंट है। निश्चित तौर पर विशाल जी देखिए, जिस तरीके से बजट सरकार लेकर आई है, वो बजट बिल्कुल भी सतही बजट नहीं दिखाई देता है, धरातलीय बजट नहीं है। ये प्रकाश जी आपको
आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आपने कहा हम 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराएंगे, कहां से कराएंगे? कंपनियों को चयन करने का क्राइटेरिया क्या होगा? अगर मैं कंपनी संचालक हूं, मैं बाध्य नहीं हूं कि आप उससे जबरदस्ती कहोगे साहब ये 20 आदमी लीजिए और 5,000 रुपए महीने की क्यों दूंगा भाई? सरकार हमें कोई राहत दे रही है उसके एवज में, क्यों करेंगे? सरकार की कंपनियों में कराएंगे, एनटीपीसी, गेल इनमें कराएंगे क्या? ओएनजीसी इनमें कराएंगे इंटर्नशिप? दूसरी सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, उसको 5,000 रुपए जो आप उनको देंगे स्टाइपेंड, उसके बाद उनको समायोजित क्या करेंगे और उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? यही तो कांग्रेस का भी आइडिया था ना नवीन जी, यही तो कांग्रेस का भी आइडिया था। अरे नवीन जी, यही तो आइडिया कांग्रेस का भी था। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन जो बीजेपी लेकर आई है, कांग्रेस का आइडिया भी तो यही था। फिर कांग्रेस को भी तो ऐसी कंपनियों को चुनना पड़ता। एक कदम उठाया गया, देखने की जमीन पर वो कदम जो है, वो योजना किस तरीके से उतर पाती है, कैसे वो टॉप 500 कंपनियों का चयन होता है, कैसे वो इंटर्नशिप मिल पाती है, जिस रोजगार का सपना दिखाया है, क्या वो वाकई पूरा हो पाता है।